वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन स्ट्रेट लाइंस। पिछले लेक्चर में हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला सीखा था। अगर L1 और L2 दो लाइंस हैं जिसमें कि L1 का स्लोप इज़ m1 यानी कि tan θ1 इज़ m1 और L2 का स्लोप इज़ m2, और अगर m1 और m2 दोनों ही इन्फिनिट नहीं हैं यानी इन दोनों में से कोई भी लाइन वर्टिकल नहीं है, तो जो इन दोनों के बीच का एंगल है, जो कि कोई एक चीज़ नहीं है, इन दोनों के बीच का एंगल ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, चाहे इसे लें चाहे इसे लें, ये इक्वेशन आएगी। तो इस तरीके से हम एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला लिख सकते हैं विद दिस एम्बिग्विटी कि हम इसकी बात कर रहे हैं या उसकी बात कर रहे हैं, और वो एब्सोल्यूट वैल्यू साइन की वजह से वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं। अलग से केस बनाना पड़ेगा कि यदि m1 इज़ इन्फिनिट एंड m2 इज़ नॉट इन्फिनिट, वो एक अलग केस है, वो भी हमने देखा था, पर उसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। लेट प्रोसीड। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो इस लेक्चर में हम क्राइटेरियन फॉर परपेंडिकुलरिटी सीखेंगे। कब हम दो लाइंस को बता सकते हैं कि परपेंडिकुलर हैं गिवन देयर स्लोप्स। तो ये पिछले ही लेक्चर की करोलरी से, मतलब पिछले लेक्चर में जो फॉर्मूला सीखा था, जो भी हमने रिकॉल किया, उसकी एक करोलरी मात्र है। L1 और L2 अगर दो लाइंस हैं जिनका स्लोप है m1 और m2, और m1 और m2 बराबर नहीं है, ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि नहीं तो वो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, फिर उनका कोई मीटिंग पॉइंट भी नहीं होगा, जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हमने माना था। तो L1 और L2 दो लाइंस हैं, उनका स्लोप है m1 और m2 रिस्पेक्टिवली। मान लेते हैं दोनों ही वर्टिकल नहीं है, m1 इज़ नॉट इन्फिनिट एंड m2 इज़ नॉट इन्फिनिट। तो वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर तब और केवल तब है जब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट इज़ -1। ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक इन्फिनिट होगा, तो यानी कि एक लाइन इन्फिनिट है, तब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी? जब दूसरी का स्लोप ज़ीरो हो, राइट। दैट्स दी ओनली वे। तो वो केस बहुत सरल है, वो मैंने यहाँ लिखा भी नहीं। जब इन दोनों का स्लोप इन्फिनिट नहीं है, दोनों का ही इन्फिनिट नहीं है, तब ये कंडीशन इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ द टू लाइंस। प्रूफ एकदम सरल है। इस लाइन को L1 बोल देते हैं, इसको L2। दिस इज θ2, दिस इज θ1, tan θ2 is m2, tan θ1 is m1, और ये थीटा, या इसको थीटा प्राइम बोल देते हैं, ये वाला, जैसे कि पिछले लेक्चर में किया था। तो हम जानते हैं कि मॉड tan थीटा, क्योंकि m1 और m2 में से कोई भी इन्फिनिट नहीं है, तो मॉड tan थीटा, और जब मैं कह रहा हूँ मॉड tan थीटा, तो थीटा की जगह पे थीटा प्राइम भी रख सकते हैं। मॉड tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ये हम जानते हैं, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। करेक्ट। अब ये एंगल 90 कब होगा? एग्जैक्टली जब ये एंगल 90 होगा, और वो कब होगा? इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ कब होगी? एग्जैक्टली तब जब ये इन्फिनिट हो जाए। थीटा की जगह चाहे थीटा प्राइम रखें, फ़र्क नहीं पड़ता। एक का 90 होना इज सेम एज दूसरे का 90 होना। 90 की एक खास बात है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, द लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ tan theta is, or mod tan theta is infinite, which happens if and only if ये डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए। क्योंकि न्यूमरेटर तो ज़ीरो नहीं है, m1 और m2 को अलग माना है, तो न्यूमरेटर तो ज़ीरो नहीं है। तो ये इन्फिनिट तब और केवल तब होगा जब ये चीज़ ज़ीरो हो जाए, विच इज़ एग्जैक्टली द सेम एज सेइंग m1 m2 इज़ -1। ठीक है, एकदम सरल बात, पर ये रिजल्ट भी याद रहना चाहिए, क्योंकि बार बार हम इसे डिराइव नहीं करना चाहते। ऐसे इसको लिखने में क्या ही है, याद रहना चाहिए, और याद हो ही जाएगा अपने आप ही। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। तो इलस्ट्रेशंस पे आने से पहले थोड़ा रोम्बस को रिव्यू कर लेते हैं। रोम्बस का मतलब क्या होता है? रोम्बस एक क्वाड्रिलैटरल है जिसकी चारों साइड्स की लेंथ्स बराबर होती हैं। रोम्बस इज अ क्वाड्रिलैटरल whose all four sides have the same length. ये डेफिनेशन है।
ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे अगर मैं आपसे पूछता कि कोई क्वाड्रिलैटरल ऐसा बताओ जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल दिमाग में आता है वो है स्क्वायर, राइट। पर क्या और भी ऐसे क्वाड्रिलैटरल्स हैं स्क्वायर के अलावा जिनकी चारों साइड्स बराबर होती हैं? बिल्कुल है। और इसको थोड़ा सा एनिमेट करके देखें दिमाग में, कभी भी ज्योमेट्री का प्रॉब्लम हो उसे थोड़ा दिमाग में एनिमेट करना चाहिए। मेरे पास मान लें 4 रॉड्स हैं जिनको मैंने हिंजेस से बांध दिया। यहाँ एक हिंज है, ये एक हिंज है, ये एक हिंज है और ये एक हिंज है, राइट। अब अगर इन दोनों को नज़दीक लाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये दोनों पॉइंट्स दूर जाएंगे, राइट। तो ये स्क्वायर तो रह नहीं जाएगा। अगर शुरुआत स्क्वायर से की थी तो बाद में स्क्वायर तो रह नहीं जाएगा, पर क्योंकि ये रिजिड रॉड्स हैं इनकी लेंथ्स तो बराबर हो नहीं रही, लेंथ तो चेंज हो नहीं रही हैं, तो समय के साथ ये स्क्वायर नहीं रह जाएगा। जैसे जैसे इसको करीब लाएंगे स्क्वायर लगभग कभी भी नहीं होगा, पर चारों साइड्स की लेंथ हमेशा बराबर रहेगी। तो देयर इज़ दिस होल कंटिन्यूम ऑफ रोम्बाई इफ़ यू विल। ठीक है, आई होप दिस मेड सेंस। हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि एवरी रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम। छोटा सा फैक्ट हम यहाँ पे प्रूव करना चाहते हैं, खुद से करें। पैरेललोग्राम की परिभाषा याद करें। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलैटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ऑलराइट। तो ये एक रोम्बस मेरे पास है, मुझे शो करना है ये एक पैरेललोग्राम है, यानी कि आई वांट टू शो दिस इज पैरेलल टू दैट एंड दिस इज पैरेलल टू दैट। तो बहुत सरल है, हम क्या करेंगे, एक ये डायगोनल इसकी बना लेंगे। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर हैं, तो क्लियरली ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो लेट्स से दिस इज एक्स एंड दैट इज ऑल्सो एक्स। ठीक है, सिमिलरली, या सिमिलरली नहीं भी बोलता हूँ, सीधी बात कर लेता हूँ कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अब कंसिडर करें। दिस इज इक्वल टू दैट, क्योंकि चारों ही साइड्स बराबर थी, रोम्बस था तो चारों ही साइड बराबर थी, तो दिस इज इक्वल टू दैट, दिस इज इक्वल टू दैट एंड दिस इज द कॉमन साइड। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, और बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, जो भी है उससे हमें पता चलेगा कि इस साइड के ऑपोजिट जो एंगल है x वो बराबर होगा इस साइड के ऑपोजिट वाले एंगल के, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, तो यानी कि ये एंगल भी x है। आप खुद ही बाकी की डिटेल्स भर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो x एंड दिस इज़ ऑल्सो x। और अब ये दो लाइंस हैं, ये उनके बीच की एक ट्रांसवर्सल है जिसमें कि ये एंगल और ये एंगल बराबर दिख रहे हैं, तो अनिवार्य है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हों। उसी तरीके से ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं। दैट्स इट, दैट्स अ प्रूफ, वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, एक और बात हमें रोम्बस की देखनी है अगली स्लाइड में। हम कहना चाहते हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो वो रोम्बस तब और केवल तब है जब उसकी डायगोनल्स राइट एंगल्स पर मिलती हों। ठीक है, अगर एक पैरेललोग्राम दे दिया गया तो वो रोम्बस तब और केवल तब है जब उसकी डायगोनल्स राइट एंगल्स पर मिलती हों। ठीक है, खुद से करने की कोशिश करें, बहुत सरल है। और मैं इसमें केवल एक ही दिशा में करूँगा इसे। मैं क्या करूँगा कि वी विल शो दैट the diagonals of a rhombus meet at right angles। मैं बस इतना ही करूँगा। तो दो दिशाओं में इसे सिद्ध करना था। एक ये कि अगर एक पैरेललोग्राम दे दिया गया जिसकी डायगोनल्स राइट एंगल्स पर मिलती हैं तो वो रोम्बस है, और दूसरी दिशा कि अगर कोई रोम्बस लिया जाए तो उसकी डायगोनल्स राइट एंगल्स पर मिलेंगी। तो मैं केवल दूसरी दिशा ये कर रहा हूँ, जो पहली दिशा है वो आपका एक्सरसाइज होगा। तो फिर से मेरे पास एक रोम्बस बना हुआ है, मुझे शो करना है इसकी डायगोनल्स राइट एंगल्स पर मिलती हैं, तो इसकी डायगोनल्स को बना लेते हैं। ओके, और शो करना है ये राइट एंगल है। ऑलराइट, ग्रेट। हम पिछले ही स्लाइड में देख चुके हैं कि ये एंगल्स बराबर हैं, ये भी x, ये भी x और ये दोनों भी x। और उसी तरीके से आ जाएगा कि अगर ये y है तो ये भी y,
और ये दोनों भी y, सेम लॉजिक। ऑल राइट, अब इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर लेते हैं। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इसमें ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, और ये साइड कॉमन है। तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, एंड देयरफॉर बाय, और one could have used angle side angle because this angle is equal to that angle, this side is equal to that side, and this angle is equal to this angle. So angle side angle भी यूज़ कर सकते थे। and now by CPCT corresponding parts of congruent triangles are same. So इस साइड के ऑपोजिट जो एंगल है वही इस साइड के ऑपोजिट के एंगल के बराबर है, यानी ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, राइट। तो इससे हमने सिद्ध किया कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। खैर कॉन्ग्रुएंसी की भी कोई आवश्यकता थी नहीं। अगर ये y और ये x है तो इन दोनों का जो सम है वही तो ये एंगल है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये ट्राइंगल है तो उसमें ये एक्सटीरियर एंगल, सो दिस इज x प्लस वाई, दिस एंगल, एंड बाय द सेम रीजनिंग इन दोनों का सम ये x प्लस वाई, तो क्लियरली ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। पर अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो दोनों को ही 90 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। सो दैट्स द वेरी सिंपल पीस ऑफ रीजनिंग दैट फिनिशेज इट। ओके, दिस इज 90 डिग्री। ग्रेट। दूसरी दिशा, जो बची हुई दिशा है, वो आपका एक्सरसाइज है। ऑलराइट, अब इलस्ट्रेशंस पर आ सकते हैं। पहला इलस्ट्रेशन, एकदम सरल सवाल। ए एक रियल नंबर है जो ना ज़ीरो है और ना वन है। अगर ये मान लें कि ये दोनों लाइंस, ये पहली लाइन ये दूसरी लाइन, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पर है। ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, प्रोवाइडेड किसी का भी स्लोप इन्फिनिट नहीं है, जो कि नहीं है क्योंकि a 1 के बराबर नहीं है। दिस क्वांटिटी इज नॉन ज़ीरो एंड देयरफॉर द स्लोप ऑफ दिस लाइन विच इज़ -1 अपॉन a -1, ये इन्फिनिट नहीं है। और सिमिलरली द स्लोप ऑफ दिस लाइन, क्योंकि a 0 नहीं है, इस लाइन का स्लोप इन्फिनिट नहीं है। तो सिंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, slope of the first line is -1 upon a -1, slope of the second line is -2 upon a square, this is -1, which implies 2 is equal to minus a square into a -1। ये तो बड़ी समस्या हो गई, क्यूबिक इक्वेशन बन गई। ओके, क्या पता सॉल्व हो जाती हो। तो हमें दिख रहा है कि -1 इसका एक रूट है। ये जो पॉलिनॉमियल है, अगर ये पॉलिनॉमियल कंसिडर करें x³ - x² + 2, -1 is a root, and therefore this can be written as x + 1 times something, some quadratic, यानी -1 एक संभव वैल्यू है इसकी, मैं बस ये कह रहा हूँ। बाकी हमें देखना पड़ेगा क्या और कोई वैल्यू आ सकती है। तो x + 1 इसका एक फैक्टर है, हमको ये निकालना पड़ेगा कि बचा हुआ क्या है। तो लेट्स ट्राई दैट। साइड में कैलकुलेशन चल रही है, x³ - x² + 2, इसको हम डिवाइड करेंगे x + 1 से। तो हम ये देख पा रहे हैं यहाँ से इस कैलकुलेशन से कि दिस इज सेम एज सेइंग a + 1 टाइम्स a³ - 2a + 2, सॉरी a² होगा, a² - 2a + 2 is 0,
तो यहाँ से a की रियल वैल्यू मिली -1, क्या यहाँ से कुछ भी वैल्यू आएगी? b² - 4ac इज़ नेगेटिव, तो यहाँ से कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी। सो a इज इक्वल टू -1, क्योंकि हम केवल रियल वैल्यूज़ के फिराक में थे। सो दिस इम्प्लाइज a इज़ -1 एंड नाउ यू कैन फिनिश। एक बार -1 आ गया तो दोनों लाइन्स की इक्वेशन आपको मिल गई, दोनों लाइन्स की इक्वेशन मिल गई, तो दोनों लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया और फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से आप आंसर निकाल सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट डज इट। नेक्स्ट 4 पॉइंट्स दिए हैं, 2,1 ब्ला ब्ला ब्ला। पूछा गया है क्या ये एक रेक्टेंगल बनाएंगे, क्या ट्रेपीजियम, स्क्वायर या पैरेललोग्राम। मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो चारों पॉइंट्स बने हुए हैं, मैं एक बार लेबल कर देता हूँ। दिस इज़ आई थिंक 2,1, दिस वुड बी 1,4, this should be I think 4,5 and the other one is 5,2। अब अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, चेक करना है कि रोम्बस है कि नहीं सबसे पहले, या शायद स्क्वायर पूछा है। स्क्वायर चेक करने के लिए कम से कम इतना तो ट्रू होना ज़रूरी है कि ये चारों साइड की लेंथ्स बराबर हो। देखते हैं कि नहीं। अगर यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो ये लेंथ आएगी √10, दिस डिस्टेंस इज √10। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो भी √10, तो ये सारे ही √10 आने वाले हैं, आप देख सकते हैं। तो कम से कम ये एक रोम्बस तो है ही सही, राइट। स्क्वायर अभी नहीं पता, पर कम से कम रोम्बस है। अगर रोम्बस है तो पैरेललोग्राम हो ही गया, क्योंकि रोम्बस, हर रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है, हमने अभी इसकी बात करी थी। तो ये पैरेललोग्राम निश्चित रूप से है। हर पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम होता है, तो ये ट्रेपीजियम भी है। ठीक है, अब देखना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। अगर ये रेक्टेंगल हो गया तो स्क्वायर भी अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल इंटरसेक्शन रोम्बस, अगर कोई चीज़ रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है तो अपने आप स्क्वायर हो जाएगी, ये बात आप सिद्ध कर सकते हैं। तो अब हमें देखना है या तो ये दोनों अब साथ में ट्रू होंगे या साथ में फॉल्स हो जाएंगे। तो इस एंगल की बात करनी है, और वो कैसे करें? स्लोप, इसका स्लोप लिख लें, इसका स्लोप लिख लें, प्रोडक्ट करके देखें -1 आता है कि नहीं। अगर -1 आता है तो ये 90 डिग्री पर है, यानी रेक्टेंगल और रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों है, अदरवाइज नहीं है। देखते हैं। तो व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ दिस लाइन? द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 5 - 4/4 - 1, and the slope of this line is 4 - 1/1 - 2, which is indeed -1। तो ये 90 डिग्री पर है, and therefore this is rectangle and a square। एकदम सरल सवाल। नेक्स्ट, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका जो राइट एंगल है वो इस लाइन पर लाई करता है, और उसके दो जो बचे हुए वर्टिसीज हैं वो इन दोनों पॉइंट्स पर हैं। तो इस फिगर में अगर देखें तो इस लाइन पर उसका राइट एंगल है और ये दोनों उसके दो अलग वर्टिसीज हैं, यानी कुछ ऐसा ट्रायंगल होगा, समथिंग लाइक दिस। ऐसा कोई ट्रायंगल है, ऐसे हो सकता है कई सारे ट्रायंगल्स हों। पूछा गया है इस ट्रायंगल का एरिया क्या है। द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज कुड बी व्हाटएवर, ये देखना है। ज्योमेट्रिकली एक बार देखते हैं कि किस तरीके के सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल सकते हैं। एक छोटा सा ज्योमेट्रिकल फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यूज़फुल, कि मान लें मेरे पास कोई लाइन सेगमेंट है, तो वो कौन से सारे पॉइंट्स हैं, मैं सेपरेटली बना देता हूँ। मान लें कोई लाइन सेगमेंट है, कौन से वो सारे पॉइंट्स हैं जो ऐसे राइट एंगल सबटेंड जिन पर होगा। ये दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड हैं, ए और बी। वो कौन से सारे पॉइंट्स पी हैं जिन पर राइट एंगल सबटेंड हो रहा है बाय दिस सेगमेंट ए बी। तो द फैक्ट इज दोज आर प्रिसाइसली द थिंग्स ऑन दिस सर्कल विद ए बी एज द डायमीटर। और ये मुश्किल नहीं है प्रूव करना, ये हम कई बार देखेंगे। आप एक बार इसको पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं और गूगल भी कर सकते हैं। अच्छी छोटी सी एक्सरसाइज है ज्योमेट्री में। तो बेसिकली वो सारे पॉइंट्स जो राइट एंगल जिन पे सबटेंड हो रहा है बाय दीज पॉइंट्स, वो एक इस सर्कुलर आर्क पर लाई करते हैं। ठीक है, अब हमें जो राइट एंगल मतलब जिस वर्टेक्स की हम बात कर रहे हैं वो इस लाइन पर भी है, तो ये दोनों संभावनाएं हुई उस वर्टेक्स की। तो ये दोनों पॉसिबल वर्टिसेस हुए।
अब ये हो सकता है कि सवाल में डेटा कुछ ऐसा हो, ये तो फिगर देख के ऐसा नहीं लग रहा, पर ऐसा हो सकता था कि जो यहाँ से हम सेमी सर्कल बना रहे हैं वो टैंजेंट निकल जाता है इस लाइन के, तो फिर एक ही वर्टेक्स मिलता। पर फिर भी जो भी हम इस फिगर से देख पा रहे हैं, हमें दिख रहा है कि दो सोल्यूशंस आएंगे और दोनों के लिए संभव है कि एरिया अलग अलग आए। ठीक है, वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे। अगर ये सब नहीं समझ में आया तो भूल जाएं, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एकदम सरलता से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो जो वर्टेक्स है, जो राइट एंगल जहाँ पर बन रहा है, सॉरी, जिस वर्टेक्स पर राइट एंगल बन रहा है उसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख लेंगे। ये लाइन की इक्वेशन लिखी है तो उस वर्टेक्स को हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट्स से दैट वर्टेक्स इज दिस गाय, और उसको हम लिखेंगे, x को अगर t बोल दिया तो y बिकम्स 2t माइनस 10। ठीक है, मान लेते हैं दिस इज अ पॉइंट वेयर राइट एंगल इज सबटेंडेड। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो केस बनाने पड़ेंगे। बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसका स्लोप लिखेंगे, इसका स्लोप लिखेंगे और प्रोडक्ट करके -1 कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये राइट एंगल कब है। इसमें बस एक खामी है कि जब ये लाइन वर्टिकल होगी वो हमें अलग से डील करना पड़ेगा। मोस्ट लाइकली करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिगर देख के लग नहीं रहा है कि जब ये वर्टिकल होगी तो ये राइट एंगल बनेगा। पर ठीक है, मैं बस लॉजिकल जस्टिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। सो सोल्यूशन, लेट द थर्ड वर्टेक्स और लेट द वर्टेक्स for the right angle or vertex at the right angle be t comma 2t minus 10। ठीक है, तो स्लोप ऑफ मे बी लेट्स लेबल देम, इसको मैं a बोल देता हूँ, इसको b, और ये वाला जो वर्टेक्स है इसको c बोल देता हूँ। ठीक है, सो स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू 2t minus 10 minus 1 divided by t minus 4, which is this thing, and slope of BC, this is 2t minus 10 minus minus 3 divided by t minus 2। ठीक है, पहले देख लेते हैं, अगर ये इन्फिनिट हुआ, ये इन्फिनिट कब होगा, एग्जैक्टली तब होगा जब t इज़ 4। क्या उस पर इसका स्लोप 0 आ जा रहा है, नहीं आ रहा। मतलब ये इन्फिनिट होने पर ये जो वर्टेक्स है, यानी अगर ये वर्टिकल लाइन होती, कहने का मतलब अगर ये पॉइंट सी ऐसा होता कि ये लाइन वर्टिकल होती, उस केस में ये लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं आ रही है, यानी कि जब ये वर्टिकल होगी तो निश्चित रूप से राइट एंगल नहीं बनेगा। सिमिलरली जब ये वर्टिकल होगी, जब ये वाली लाइन वर्टिकल होगी, जो बिल्कुल भी इस फिगर में दिख नहीं रहा है, वो कुछ ऐसा बनेगा, तब भी निश्चित रूप से राइट एंगल नहीं आएगा। तो हमें वो केस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो द राइट एंगल फॉर the right angle to be at C, or since the right angle is at C, we have or we must have, जिसमें एक पीस ऑफ रीजनिंग यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, जो मैंने बोल दी कि जो वर्टिकल वाला जो केस है वो मैंने डील कर लिया, पर वो मैंने लिखा नहीं है, जिस बोल के किया है। सो वी सी दैट दिस मस्ट हैपन एंड दिस इज इनफैक्ट एन इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। राइट एंगल तब और केवल तब होगा जब इन दोनों का प्रोडक्ट इज -1। बहुत सारी बातें मैं बोल रहा हूँ जो लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि लिखने में समय नष्ट होगा। सो द राइट एंगल हैपन्स एट सी इफ़ एंड ओनली इफ दिस हैपन्स। ज़रूरी है ये बात कि इफ़ एंड ओनली इफ दिस हैपन्स। तो देखें कौन कौन से टी हैं जिसके लिए ये हो जाता है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें खून बहाना पड़ेगा। तो दिस इज़ 4t², या एक स्टेप स्किप नहीं करता हूँ, right, which gives us 5t² minus 42t plus 85 is 0। देख के ही घबराहट हो रही है, पर शायद ये फैक्टराइज हो जा रहा है। दिस इज 5t² माइनस आई थिंक 15t माइनस
एक सेकेंड, 17 और 15 मिलके 32 तो होता नहीं, 42 तो होता नहीं है, या होता है? नहीं होता है। एक सेकेंड रुक जाओ, 25 और 17 मिलके हो जाता है आई थिंक। सो दिस इज 25t माइनस 17t प्लस 85 इज 0। और गॉड, जगह ख़त्म हो जाती है। थिंक दिस factorizes लाइक दिस, 5t माइनस 17 इंटू t माइनस 5। तो दो सोल्यूशंस आए, t इज 17/5 और t इज इक्वल टू 5। दोनों के लिए कुछ कुछ एरिया आ जाएगा। एक बार t निकल गया तो ये पॉइंट निकल गया, फिर आप एरिया निकाल सकते हैं। वो कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ। ऑल राइट, सो लेट्स प्रोसीड। दिस आई थिंक वॉज थर्ड वन। दिया हुआ है कि ए बी सी डी कोई रेक्टेंगल है जिसमें a इज़ 1,3 एंड c इज़ 5,1, और जो डायगनल बी डी है उसका स्लोप इज़ 2। सो दिस इज़ वन डायगनल, द अदर डायगनल इज़ समथिंग लाइक दैट। उसका स्लोप दिया हुआ है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, खुद से सॉल्व करें। और एक यहाँ पे मैं बात बोलना चाहता हूँ कि ये अज्यूम ना कर लें गलती से कि ये एक्सिस पैरेलल रेक्टेंगल है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, राइट? रेक्टेंगल तो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है एक्सिस पैरेलल आ जाए सॉल्व करने पर वो हम मान नहीं सकते। ठीक है, तो बी डी का स्लोप दिया हुआ है। अब बात यह है कि डायगनल्स ऑफ एनी पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो जो इसका मिड पॉइंट है, इस डायगनल का मिड पॉइंट है, वही दूसरी डायगनल का भी मिड पॉइंट है। और इसका मिड पॉइंट है क्या? इसका मिड पॉइंट है कुछ कुछ यहाँ पर होगा। इसका मिड पॉइंट है 3,2। मिड पॉइंट फॉर्मूला से मिड पॉइंट इज दिस, और बी डी इसी से पास कर रही होगी। दोनों डायगोनल्स एक दूसरे के मिड पॉइंट पर मिलती हैं, तो बी डी इससे पास कर रही है, तो हमें बी डी की इक्वेशन तुरंत मिल गई, राइट? एक बार बी डी की इक्वेशन मिल गई, फिर हमको देखना है कि कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो ये राइट एंगल बना रहे हों। तो उसके बाद बहुत सरल है, एक बार बी डी की इक्वेशन लिख लेते हैं। मे भी इसको करने के और भी तरीके होंगे, इससे काफ़ी सरल या इससे काफ़ी तेज़, पर ये एक तरीका है। सो लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ बी डी। इक्वेशन ऑफ बी डी इज़, क्योंकि हमें पता है इस पॉइंट से बी डी पास हो रही है और स्लोप उसका 2 है, तो तुरंत हम उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो वो आ जाएगा y माइनस 2 अपॉन, या मैं ऐसे नहीं लिख कर कैसे लिखता हूँ, y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस 3। पॉइंट स्लोप फॉर्म इसको बोल लीजिए, जो मर्जी बोल लीजिए। सो दिस इज सेम एज y माइनस 2x प्लस 4 इज 0, राइट? तो ये जो डायगनल है इसकी इक्वेशन हमें मिल गई। अब इस डायगनल पे हमें दो पॉइंट्स हैं जो ढूंढने हैं, जो दो वर्टिसेस हैं इस रेक्टेंगल के, वो ढूंढने हैं। और वो हम कैसे ढूंढेंगे? वो बेसिकली वो पॉइंट्स है सच दैट ये 90 डिग्री है, या फिर दूसरी तरफ ये 90 डिग्री है। तो एग्जैक्टली वो वही पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पर भी हैं और जिन पर ये लाइन सेगमेंट 90 डिग्री सबटेंड कर रहा हो, राइट? वो हमें ढूंढने हैं। तो फिर वही इस पर एक आर्बिट्ररी पॉइंट को हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख लेंगे, फिर वही प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स वाला पूरा गेम। सो लेट z is equal to t comma 2t minus 4 be a point on BD, on the line BD। नहीं भी डायग्राम बनाना अच्छा रहेगा, ये मान लेते हैं BD है। वेल ऐसा कुछ बनेगा डायग्राम एक्चुअली, ठीक है। सो देन स्लोप ऑफ AZ, स्लोप ऑफ AZ वही डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। सो दैट इज 2t माइनस 7 और 2t माइनस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई t माइनस 1। ये है स्लोप ऑफ AZ। स्लोप ऑफ CZ 2t माइनस 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई t माइनस 5। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि
क्या ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये तब आ सकता है जब इनमें से एक वर्टिकल हो और दूसरी हॉरिजॉन्टल हो? अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो वो तब और केवल तब है जब t 7/2, पर उस वैल्यू के लिए ये वर्टिकल नहीं है, यानी ये स्लोप इन्फिनिट नहीं है। तो जब ये हॉरिजॉन्टल है तब ये वर्टिकल नहीं हो सकती, और उसी तरीके से जब ये हॉरिजॉन्टल है यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन है तो फिर ये वर्टिकल नहीं हो सकती। तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाले केस में हम फंस जाएंगे। सो देयरफॉर AZ इज़ परपेंडिकुलर टू CZ इफ़ एंड ओनली इफ़, और ये इफ़ एंड ओनली इफ़ विद कंडीशंस अप्लाई जो हम डिस्कशन कर चुके हैं कि हमें वर्टिकल लाइंस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ एंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1। ठीक है, इससे दो सोल्यूशंस आएंगे, दो आने भी चाहिए, क्योंकि हम जैसा कि देख चुके हैं कि एक इस तरफ वर्टेक्स मिलेगा और एक इस तरफ मिलेगा। क्वाड्रेटिक है, मैं सॉल्व नहीं करना चाहता, पर देखता हूँ एक दो स्टेप्स लिख के, क्या पता बहुत सरल से हो जाए। आई थिंक दिस इज करेक्ट। t² -6 का +60 और +5 का -5, आई थिंक दिस इज फाइन। सो दिस गिव्स अस 5t² -30t +40। दिस इज 0। अब ये पता नहीं फैक्टराइज या 5 से तो कैंसिल पहले कर ही देते हैं। सो दिस गिव्स अस t² -6t +8 इज 0, और ये फैक्टराइज हो जाएगा। दिस इज t -4 टाइम्स t -2। तो t की दो वैल्यूज़ आई, एक t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 4। t इज इक्वल टू 2 के लिए दिस विल गिव अस 2,0, यानी कि ये पॉइंट राइट ये राइट एंगल आ रहा है, और फिर दूसरे के लिए ऐसा कुछ। वेरी नाइस। सो 2,0 इज हियर, और उसी तरह से एक और पॉइंट शायद आएगा, वो आप निकाल लीजिएगा। ऑल राइट, सो दिस वॉज आई थिंक द फोर्थ वन। नेक्स्ट, राइट, ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। एक रोम्बस है जिसकी दो साइड्स या जिसकी साइड्स आर पैरेलल टू दीज लाइंस। ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन। जो रोम्बस की साइड्स हैं वो इन दोनों लाइंस के पैरेलल है, यानी कोई भी साइड हो रोम्बस की वो या तो इसके पैरेलल होगी या इसके। और डायगनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो दिया हुआ है 1,2। ये भी दिया है कि उस रोम्बस का एक वर्टेक्स y एक्सिस पर है। उस वर्टेक्स का जो ऑर्डिनेट है यानी जो y कोऑर्डिनेट है वो हमें बताना है, क्या क्या उसकी संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये दोनों लाइंस हैं जिनके पैरेलल रोम्बस की साइड्स हैं। ये नहीं बोला जा रहा है कि रोम्बस की साइड्स इन्हीं लाइंस पर है, ऐसा नहीं है कि दिस इज़ वन वर्टेक्स ऑफ द रोम्बस और ये दोनों उसकी साइड्स हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा। इतना ही कहा जा रहा है जो साइड है वो इसके पैरेलल है। तो अगर शुरू करने से पहले वो रोम्बस मतलब जो भी हमें उसके व्हाटएवर वाई एक्सिस पे जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक फिगर मैं यहाँ बना देता हूँ जस्ट टू ओरिएंट आवरसेल्व्स। तो वो कुछ कुछ ऐसा रोम्बस हमें चाहिए, समथिंग लाइक दिस। ये कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस सॉरी ये वर्टेक्स वाई एक्सिस पर है, डायगोनल्स मीट एट 1,2 and the sides of the rhombi or rhombus are parallel to these two lines, right? तो इस तरीके से एक फिगर जस्ट हमारे पास है, सो दैट हमें दिखाई पड़े, फिगर दिखाई पड़ता है तो सॉल्व करना आसान होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का शायद कोई बहुत अच्छा तरीका होगा, पर हम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से करेंगे। लेट्स से दिस वर्टेक्स इज 0,b, ठीक है। ये जो वर्टेक्स है यहाँ पे इसको हम अल्फा, बीटा बोल देते हैं। और ये वर्टेक्स क्या होगा, अगर ये 0,b है तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वही ये वाला वर्टेक्स है। तो ये अपने आप, ये वाला जो आएगा ये अपने आप आ जाएगा 2,4 - b, तभी इन दोनों का मिड पॉइंट इसके बराबर होगा। और हमें क्या पता है
हमें पता है कि ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, और रोम्बस यूज़ करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि चलो ये चारों बराबर हैं, तो वो दोज विल गिव अस सम वेरी हॉरिबल इक्वेशंस। या ये बात यूज़ कर सकते हैं कि जो डायगनल्स हैं दे मीट एट 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें 3 इक्वेशन मिलेंगी, 2 इन स्लोप्स से और एक ये 90 डिग्री से। सो लेट्स राइट डाउन दोज इक्वेशंस एंड सॉल्व देम। तो पहली चीज़ कि ये जो स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस लाइन, इसको मैं कुछ लेबल्स दे देता हूँ। लेट्स से दिस इज ए, this is B, this is C. So slope of BC, that is 4 minus B minus beta divided by 2 minus alpha. What is this? This is also equal to slope of BC is equal to this line का slope यानी 2. ठीक है, which gives us, और इसको मैं यहीं पे सुलझा देता हूँ क्योंकि जगह की कमी पड़ने वाली है. So this gives us B plus beta is 2 alpha. एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है. 4 minus B minus beta, that is fine. 2 minus alpha is 2. Okay. Slope of AB, that is beta minus B upon alpha, which is also equal to 7, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है. So that gives us beta minus, या beta is equal to 7 alpha plus B. ठीक है, so हमारे पास ये दो इक्वेशंस तो आई, और अब ये जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स है दैट इज -1, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं. और अब वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाली चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, पर मेरे ख्याल से इसके वर्टिकल होने की तो कोई संभावना है ही नहीं, या है? नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 आएगा. सो वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला इशू अराइज नहीं कर रहा है. सो स्लोप ऑफ AC टाइम्स स्लोप ऑफ, इसको M बोल देता हूँ, जो मिड पॉइंट है ये M, टाइम्स स्लोप ऑफ BM, this is -1, and this gives us, what is slope of AC? 4 minus 2B divided by 2, right, times slope of BM, which is beta minus 2 upon alpha minus 1. This is -1. ये इक्वेशन आई. अब हमें निकालना तो B है, राइट, ऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स दैट इज ऑन द वाई एक्सिस. तो सारी चीज़ों को B के टर्म्स में लिखेंगे. यहाँ पे बीटा इज 7 alpha plus B, और वहाँ से बीटा इज समथिंग टू डू. ओके, सो इफ़ वी एलिमिनेट, इफ़ वी टेक द डिफरेंस ऑफ दीज टू थिंग्स, हमें कुछ मिल जाना चाहिए. या सो अल्फ़ा इज़ B प्लस बीटा बाई 2. अगर वो यहाँ रखेंगे, basically I want to eliminate alpha. What is the best way to do that? These equations are not very palatable. ठीक है, सो बीटा इज 7 alpha plus B, मैं वो यहाँ रख देता हूँ. तो उससे हमें क्या मिलेगा कि, मैं थोड़ा साइड में सॉल्व कर देता हूँ, उससे मिलेगा B प्लस 7 alpha plus B इज इक्वल टू 2 alpha. बीटा इज 7 alpha plus B, वो मैंने यहाँ रख दिया, तो मुझे ये इक्वेशन मिल गई. तो इससे मुझे अल्फ़ा मिल जाएगा B के टर्म्स में, विच गिव्स अस अल्फ़ा इज 2B upon 5 with a minus sign, right? That is alpha in terms of B. और फिर इससे बीटा भी मिल जाएगा in terms of B. बीटा is B plus 7 alpha, which is this thing, which is giving us beta is minus 9B by 5. तो अल्फा और बीटा दोनों B के टर्म्स में मिल गए. मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैंने साइन मिस्टेक करी है, आप देख लीजिएगा, और वो अब यहाँ रख करके हम सॉल्व कर सकते हैं.
2 minus b times beta minus 2. ठीक है, that gives us right, which we want to solve. Which is 9b square minus 10b minus 25 is 0, so b is b square minus 4ac, so that is 10 square minus, यार यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 9 into 10, so 900, तो यहाँ पे 1000 है basically, divided by 18. This is 10 plus minus 10 root 10 upon 18. ये आया, पर ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शंस में है 5 डिवाइडेड बाई रूट 10 प्लस 1 टाइप की चीज़ें. सो दो आंसर्स आ रहे हैं यहाँ से बी के. अब ये देखना पड़ेगा दोनों पॉसिबल हैं कि नहीं, मैं वो सब नहीं करने वाला, फिर भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं. सो दिस इज़ वन पॉसिबल आंसर एंड दिस इज़ अनदर पॉसिबल आंसर. द फर्स्ट वन, अगर हम ऊपर नीचे 1 माइनस रूट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस 10, डिनोमिनेटर में 9 टाइम्स 1 माइनस रूट 10, which is equal to 5 upon root 10 minus 1. और यहाँ से क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू, अगर 1 प्लस रूट 10 से मल्टीप्लाई करें दिस थिंग, बट इन दिस गिव्स मी अ माइनस साइन. सो ये दो हमारे पॉसिबल आंसर्स हैं, दोनों ही आएंगे कि नहीं ये देखना पड़ेगा. 5 अपॉन रूट 10 माइनस 1 और 5 अपॉन रूट 10 प्लस 1, तो ये तो नहीं आ रहा है. आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट आंसर. वास्तव में क्या ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं. अगर b को ये लेते हैं तो b विल बी अप अबव, राइट, दिस इज़ अ पॉजिटिव नंबर, सो b विल बी गॉड नोज समवेयर हायर अप. पता नहीं उससे रोम्बस बनेगा कि नहीं, बनना चाहिए क्योंकि दे एग्जैक्टली कैप्चर व्हेन इट इज़ अ रोम्बस, तो आई थिंक दोनों से बनना चाहिए. ऑलराइट, एनीवे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप सुधार लीजिएगा, बट दिस आई थिंक गिव्स यू दी ऑल दी थिंग्स यू नीड टू solve this question. Alright, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.